सभी पार्टिसिपेंट्स और स्पीकर्स का मैं स्वागत करता हूं। आज का विषय के बारे में एक सफाई देनी है। विषय के बारे में लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिथक और यथार्थ। ये सामूहिक विमर्श की भाषा में थोड़ी शालीनता बची रहे, इसलिए हमने ये विषय रखा है। जबकि वास्तविकता तो ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर राजनीति का एक हिस्सा झूठ फैला रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है। तो शीर्षक होने चाहिए था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके खिलाफ दुष्प्रचार और उसके पीछे की राजनीतिक मंशा। लेकिन हमें लगा कि वो इतना ज्यादा है सघन दुष्प्रचार कि उस पे सब संवेदनशील सजग नागरिक सोच रहे हैं, इसलिए हमने वो विषय ना रख के मिथक और यथार्थ का ही विषय रखा है। लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अब जैसे अभी अभी जुड़े हैं संदीप दीक्षित जी, तो वो अक्सर अपनी बातचीत में बताते हैं कि किस तरह का भयानक किस्म का दुष्प्रचार, झूठी बातें फैलाई जा रही हैं और कांग्रेस वर्कर में भी ये बातें कही जा रही हैं। जबकि नेहरू जी जो हैं वो हमारी साझी विरासत के थे, हम सब के साझे पुरखे हैं। जो भी स्वतंत्रता को मानते हैं, आज़ादी को मानते हैं, उन सब के वो समान रूप से पुरखे हैं। तो इस हिसाब से हम सबको पीड़ा होनी चाहिए और सबकी ये खोज होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या घटित हो रहा है जिसके कारण नेहरू जी हर मौजूदा सरकार की असफलता के भी केंद्र में नेहरू जी होते हैं। तो इस पे हम लोगों ने अपने अपने संस्मरण सुनाने की बजाय सोचा कि दो इतिहासकार अपने आपस में बात करेंगे और फिर उसके प्रारंभिक बातचीत के बाद हम लोग अपनी जिज्ञासाएं रखेंगे, अपनी टिप्पणियां रखेंगे। प्रारंभ में डॉक्टर अजीत झा क्या बोलने वाले हैं इस पे अपनी बात रखेंगे। सलील जी इसके बाद अपना क्या मुख्य बिंदु होंगे ये बताएंगे हमको, और उसके बाद फिर से अजीत जी बात शुरू करेंगे। स्वागत है अजीत जी आपका। धन्यवाद विजय जी। मैं जो आज बात रखने जा रहा हूं उसका सीधा संबंध जो आपने कहा उससे नहीं है, लेकिन उसका संबंध है और महत्वपूर्ण संबंध। मैं आज ये चर्चा करना चाह रहा हूं कि जो अपने आप को नेहरूवादी समझते हैं या नेहरू की विरासत को मानने वाला समझते हैं, उनके प्रशंसक है, एडमायरर हैं, वो नेहरू को कैसे समझते और वो नेहरू को कैसे प्रचारित करते। ये एक सामान्य समझ है और इसका काफी प्रचार भी है कि नेहरू लिबरल थे, प्लूरल थे, बहुलतावादी थे, सेकुलर थे और कुछ हलकों में कभी कभी उन्हें सोशलिस्ट भी क्लेम किया जाता है। लेकिन नेहरू के अपने लेखन में, अपने जीवन में राष्ट्र का, राष्ट्रवाद का, राष्ट्र राज्य का, भारतीय इतिहास और सभ्यता की विरासत का क्या महत्व था, कितना महत्व था, कितनी उसकी केंद्रीयता थी, इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती। और जो दुष्प्रचार की आप बात कर रहे हैं, उस दुष्प्रचार का भी अगर मुकाबला करना है तो जो नेहरू इन एक्शन थे, जो कर्मशील नेहरू थे, जो आजादी की लड़ाई से पहले के साहित्य में और लोकमानस में जो एक वीर जवाहर की परिकल्पना थी, उसके आधार क्या थे, उनकी चर्चा किए बगैर इस दुष्प्रचार का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। ये केवल
तथ्यों और सिद्धांतों का मसला नहीं है। नेहरू जैसे विराट व्यक्तित्व के ये जो जीवन के तमाम पहलू हैं, उन सब के बारे में तो एक वक्तव्य में चर्चा करना बहुत मुश्किल है, पर जो राष्ट्रीयता की केंद्रीयता है, उसके कुछ पहलुओं के बारे में मैं आपके साथ आज चर्चा करूं। धन्यवाद। सलील जी, आप क्या किस पहलू पे बोलने वाले हैं, जरा बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई। मैं सोच रहा हूं कि मैं आज इस पर बात करूं कि जिस तरह के आक्षेप और इल्जाम नेहरू पे लगाए जा रहे हैं, व्यक्तिगत छोड़कर, जो राजनीति से जिनका संबंध है, पॉलिटिक्स से, पॉलिसी से जिनका संबंध है, वो बताऊं, और उनके पीछे किस किस तरह के विचार, किस किस तरह की शक्तियां काम कर रही हैं, कहां से, किन किन स्रोतों से इस तरह के इल्जामात आ रहे हैं। और उसके बाद में मैं एक ज्यादा व्यापक तस्वीर देते हुए आजादी से पहले का समय और आजादी के पहले 20 साल का समय, जो नेहरू का दौर जिसे कहा जाता है, जो नेहरू के दो दौर हैं, एक रेबल और एक स्टेट्समैन। रेबल वाला फेज है नेशनल मूवमेंट के दौरान में, और स्टेट्समैन वाला फेज है 47 के बाद में। उसमें बेसिकली उस तरह, एक खास तरह के माहौल में, एक खास तरह के कॉन्टेक्स्ट में, एक खास तरह की मजबूरियों के साथ, जिस तरह से नेहरू एक भविष्य के भारत का एक खाका तैयार कर रहे थे, और उस खाके की तरफ हमारी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को ले जा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उसमें किस तरह की चुनौतियां थी। तो ये दो बातें मैं आप लोगों के सामने आज रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पूरक ये बन जाएगा समग्र। अजीत जी, अब आप अपनी बात शुरू करें। तो मैं अपनी बात इसी बात से शुरू करता हूं कि ये जो नेहरू के बारे में अवधारणा है, जिसका एक केंद्रीय तत्व है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, और जिससे बहुलतावाद की, प्लुरलिज्म की, डाइवर्सिटी की सारी अवधारणा निकलती है नेहरू के बारे में, उसका इंटरप्रिटेशन कई बार इस ढंग से किया जाता है कि जो भारत है या भारत की जो यूनिटी है, उसमें यूनिटी तो बहुत दब जाती है। भारत जो है वो एक एग्रीगेशन है डाइवर्सिटीज का, विविधता के कोएग्जिस्टेंस का एक एग्रीगेशन है। इंडिया अपने आप में कुछ नहीं है। इंडिया का मतलब ही है एग्रीगेशन ऑफ डाइवर्सिटीज, और ये हमारे बहुत सारे जो दुष्प्रचार करने वाले हैं, उनके खिलाफ लिखने वाले, नेहरू के प्रशंसक, नेहरू के डिफेंस में इस बात को सबसे ज्यादा लिखते हैं, दिन रात लिखते हैं इसके बाद। ये नेहरू की सही रीडिंग नहीं है। मेरा कहना ये नहीं है कि नेहरू डाइवर्सिटी में यकीन नहीं करते थे या प्लुरलिज्म में यकीन नहीं करते थे या इसको वो सेलिब्रेट नहीं करते थे, पर जो इंडियन डाइवर्सिटी की नेचर है, इंडियन प्लुरलिटी की जो नेचर है, उसके बारे में नेहरू ने जितना भी लिखा, जब भी लिखा, वो उन्होंने इंडिया को एक एब्स्ट्रैक्ट एग्रीगेशन की तरह नहीं देखा। उन्होंने इंडिया को एक जीवंत इकाई के तौर पर देखा, एक ऐसे जीवंत इकाई के तौर पे देखा जिसकी जो विविधता है, वो विविधता कैसे कंस्टिट्यूट होती है, कैसे उसका निर्माण होता है, उसके विविध रूपों का आपस में क्या संबंध है, और उसमें उनकी ये समझ है कि ये जो विविधता है, ये एक बहुत जटिल गतिशील प्रक्रिया का परिणाम।
जिसमें हर डाइवर्सिटी का, हर एंटिटी का दूसरी डाइवर्सिटी के साथ, दूसरी एंटिटी के साथ एक गहरा संबंध है। ये डाइवर्सिटीज आइसोलेशन में कंस्टिट्यूट नहीं हो रही, ये डाइवर्सिटीज आपस के इंटरएक्शन से, मिश्रण से, एक दूसरे को प्रभावित करके, एक दूसरे से ग्रहण करके एक नई चीज बन रही। हिंदुस्तान की तरह तरह की डाइवर्सिटीज कोई फिक्स्ड, परमानेंट, एसेंशियल डाइवर्सिटी नहीं है। ये इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन सिविलाइजेशन में लगातार आपसी संबंधों के माध्यम से इनका निर्माण हो रहा है। और नेहरू जब इस बात को लिख रहे थे, उस वक्त इन बातों के बारे में कोई एकेडमिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन नहीं थी। जो भारत के समाज सुधारक थे, धर्म सुधारक थे, राष्ट्रीय आंदोलन के नायक थे, उनमें ये प्रज्ञा थी, उनमें ये दृष्टि थी कि उन्होंने हिंदुस्तान की सभ्यता के एकता के इस सूत्र को तलाशा और इसको व्याख्यायित किया, और नेहरू ने इसको आगे बढ़ाया। लेकिन इसके लिए किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में ना कोई पढ़ाई हो रही थी, ना कोई ज्ञान का सृजन हो रहा था। ये राष्ट्र को समझने की जो जिजीविषा थी, उससे ये समझ निकली थी, जीवन के अनुभव से ये समझ निकली थी। इसलिए जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसको ठीक से समझने की जरूरत है। इंडिया हर डाइवर्सिटी में थ्राइव कर रहा है। हर जो डाइवर्स इकाइयां हैं, उसमें हिंदुस्तान, उसमें भारत है। ये भारत का सिविलाइजेशनल हेरिटेज है। ये भारत की एकता का एक ऐतिहासिक आधार है। इसकी गहरी समझ और इसकी एक प्रखर व्याख्या नेहरू ने लगातार अपने लेखन में, अपने भाषणों में, अपने वक्तव्यों में की। और जो अक्सर जब हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो यूनिटी का हिस्सा लगभग भूल जाते हैं। उसको हम केवल एक एग्रीगेशन की तरह देखते हैं, डाइवर्सिटी को एक फिक्स्ड एसेंशियल इकाइयों की तरह देखते हैं। ये नेहरू की बहुत बड़ी मिसरीडिंग है। बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी देश में हैं जो ऐसा समझते हैं, वो समझ सकते हैं, उनका ये अधिकार है। लेकिन उसके लिए नेहरू के नाम का इस्तेमाल करना, नेहरू की विरासत का इस्तेमाल करना, ये कतई ठीक नहीं है। ये नेहरू के लेखन से कहीं भी पुष्ट नहीं होता है। नेहरू सेलिब्रेट करते हैं डाइवर्सिटी को, विविधता को, लेकिन वो एक इंडियन यूनिटी के फ्रेमवर्क में एक कॉम्प्लेक्स, इंटर रिलेटेड, आपस में गुथे हुए, आपस में जुड़े हुए एंटिटीज के तौर पर इस विरासत को सेलिब्रेट करते हैं। और उनका ये आर्गुमेंट भी है कि ये जो मिक्सचर है, ये जो मिक्सिंग है, ये भारत की सृजनात्मकता को बढ़ाता है। वो आइसोलेशनिज्म के एडवोकेट नहीं है। ना तो वो राष्ट्र को एक आइसोलेटेड इकाई के तौर पे देखते हैं, ना राष्ट्र के अंदर जो तरह तरह की इकाइयां हैं, तरह तरह की आइडेंटिटीज हैं, उनको आइसोलेशन में देखते हैं। जितना ज्यादा ये इकाइयां एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, जो उनका कहना है कि इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन सिविलाइजेशन में लगातार ये इंटरेक्शन होता रहा, ये इंटरमिक्सचर होता रहा, उसी से इन इकाइयों का गठन हुआ है। इसलिए हर इकाई के अंदर इंडियन यूनिटी कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, कोई इन इकाइयों का एग्रीगेशन नहीं है। ये समझ बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो हम जिस चैलेंज को हम फेस कर रहे हैं,
और जो हम फ्यूचर बनाना चाहते हैं। और आज अगर हमें इसे की चर्चा करनी पड़ रही है तो ये भी इस बात को दर्शाता है कि पिछले 50-60 साल में जो हम अपने आप को कुछ नेहरू का प्रशंसक बोलते हैं या नेहरू की विरासत को मानने वाला बोलते हैं, वो नेहरू से कितना दूर हो चुके हैं, नेहरू को कितना कम जानते हैं। ये एक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता था। तो नेहरू ने जो लोकल, सब रीजनल, रीजनल और पैन इंडियन जो लेबल हैं कल्चर और डाइवर्सिटी के, और केवल ज्योग्राफिकल कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं, तो चाहे हिंदुस्तान के धर्म हो, अलग अलग धर्म हो, धर्मों के अंदर अलग अलग पंथ हो, और दार्शनिक बौद्धिक परंपराएं हो, सभी के अंदर नेहरू इस किस्म की एक इंटर रिलेटेड प्लुरैलिटी को देखते हैं और इसको भारतीय सभ्यता की महान विरासत मानते हैं और भारतीय एकता का एक जरूरी आधार मानते हैं। लेकिन ये भी जाहिर है कि ये जो सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, जिसमें यूनिटी है भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक, केवल इसके आधार पर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण नहीं हो सकता था। मैं अभी भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण की प्रक्रिया के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ इस चीज को इशारा करना चाहता हूं कि ये जो सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, इसको केवल नेहरू ने रेखांकित नहीं किया, किसी न किसी रूप में राजा राम मोहन रॉय से लेकर के विवेकानंद, अरविंदो, गांधी, टैगोर, इन सब ने भारत की इस विरासत को रेखांकित किया अपने अपने तरीके से। लेकिन भारत को एक राष्ट्र भी बनना है, एक राष्ट्र राज्य भी बनना है, एक आधुनिक राष्ट्र बनना है, एक आधुनिक राष्ट्र राज्य बनना है जो हिंदुस्तान की गरीबी को खत्म करे, हिंदुस्तान के पिछड़ेपन को खत्म करे, जो, क्योंकि ये एक समझ थी कि जिन्होंने हमें गुलाम बनाया है वो कई मायनों में हमसे ज्यादा विकसित हैं और भारत को उस दिशा में आगे बढ़ना है। भारत में उद्योग आने चाहिए, भारत में आधुनिक ज्ञान विज्ञान तकनीक आना चाहिए, इसके बारे में कोई दुविधा की गुंजाइश नहीं थी। जब ये भावना भी ज्यादा विकसित नहीं हुई थी कि अंग्रेजों को भारत की सत्ता से हटाया जाए, उस समय भी ये भावना भारत के बुद्धिजीवियों में व्यापक थी कि भारत की समाज की बहुत सारी कमजोरियों को हमें खत्म करना है, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का आधार था। और भारत का फैसला, भारत की आर्थिक नीतियां, सामाजिक नीतियां भारत के विकास के लिए होनी चाहिए। ये समझ बहुत व्यापक थी, बहुत गहरी थी। ये गांधी जी की राजनीति में आने से पहले थी, नेहरू के राजनीति में महत्वपूर्ण होने से पहले थी। लेकिन नॉन कोऑपरेशन के साथ जो अंग्रेजों को भारत से भगाना है, स्वराज हमको हासिल करना है, ये जो पॉलिटिकल नेशनलिज्म का, राजनीतिक राष्ट्रवाद का जो एक परिपक्व रूप हमारे सामने में आता है, जो गांधी जी के नेतृत्व में आता है, और जिस युग में नेहरू एक उनके प्रमुख सहयोगी हैं, सबसे प्रमुख नेताओं में से हैं, एक पूरी गैलेक्सी है नेताओं की, दर्जनों नेताओं की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू का भी शुमार है। उस समय इस पॉलिटिकल नेशनलिज्म के ऊपर बहुत जोर दिया गया और इस पॉलिटिकल नेशनलिज्म के अंदर, इस राजनीतिक राष्ट्रवाद के अंदर सामाजिक
सुधार को, धार्मिक सुधार को, आर्थिक विकास को, इन सभी चीजों को, राजनीतिक विकास को जिसको लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, सामाजिक न्याय को, इन सब चीजों को इस राजनीतिक राष्ट्रवाद में समाहित किया गया। इन तमाम परिवर्तनों का वाहक भारतीय राष्ट्रवाद। इन तमाम परिवर्तनों को अगर किसी एक शब्द के माध्यम से स्वर दिया जा सकता था या उसका चित्र उकेरा जा सकता था तो वो भारतीय राष्ट्रवाद था। और उस भारतीय राष्ट्रवाद के एक बहुत ही प्रबल और मुखर व्याख्याकार के तौर पर जवाहरलाल नेहरू उभरे इस पूरे दौर में, आजादी के इस लड़ाई में। और उन्होंने अलग अलग समय में हर तरह की जो चुनौतियां थी राष्ट्रवाद के ऊपर, राष्ट्रवाद के खिलाफ जो आरोप थे, राष्ट्रवाद को कमजोर करने के जो प्रयास थे, उन सब का उन्होंने मुकाबला किया और जवाब दिया। और ये हमला हर तरफ से था। जाहिर है जो हमारे विदेशी शासक थे उनकी नजर में राष्ट्रवाद उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। अब राष्ट्रवाद को लेके आज बहुत तरह के विवाद हैं। 1930 के दशक में जब जर्मनी और इटली में फासीवाद, नाजीवाद का उदय हुआ तो राष्ट्रवाद और भी ज्यादा विवादों के घेरे में आ गया। लेकिन अंग्रेजों के लिए जो सबसे बड़ा दुश्मन था, सबसे बड़ी चुनौती थी, जिससे ब्रिटिश सत्ता घबराती थी और कांपती थी, वो राष्ट्रवाद था। किसी भी अन्य आंदोलन से, किसी भी अन्य विचारधारा से, किसी भी अन्य प्रकार की राजनीति से अंग्रेजों को कोई गंभीर घबराहट नहीं थी। और इसलिए राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए, राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए जितने तरह के भी प्रयास वो कर सकते थे उन्होंने किया। और राष्ट्रवाद के ऊपर केवल अंग्रेज परस्त समूहों ने हमला नहीं किया हिंदुस्तानियों ने। जो अंग्रेज परस्त नहीं थे, अंग्रेजों के विरोधी थे, उन्होंने भी राष्ट्रवाद पे हमला किया। पर ये दोनों हमले अलग अलग तरह के थे, इसलिए दोनों हमलों को अलग अलग तरीके से समझने की जरूरत है। इसको मैं प्रचलित भाषा में राइट विंग और लेफ्ट विंग की भाषा में इस हमले की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जिसको हम राइट विंग कहते हैं यूरोपियन हिस्ट्री में, उस ढंग का राइट विंग भारत में नहीं था। जो हमला हुआ भारतीय राष्ट्रवाद पर अंग्रेजों के द्वारा, और उसमें अंग्रेजों की जो सहायक शक्तियां थी वो कौन सी थी? वो भारत की जो रूढ़िवादी शक्तियां थी। भारतीय इतिहास में जो भारत की डाइवर्सिटी की विरासत है, सिविलाइजेशनल विरासत है, जिसके बारे में भारतीय मनीषियों ने, नेहरू ने लिखा, वो तो एक पक्ष है। और दूसरी तरफ जितने भी समाज सुधारक थे, सच्चे राष्ट्रवादी थे, वो इस बात से भी अवगत थे कि भारत के सामाजिक जीवन में बहुत सारी कमजोरियां हैं, और उन्होंने सामाजिक विषमता के ऊपर, सामाजिक रूढ़ियों के ऊपर जोरदार हमले किए। उनके खिलाफ सैद्धांतिक और पॉलिटिकल पोजीशन। तो जो अंग्रेजों से पहले के भारत की जो सामाजिक व्यवस्था जाति आधारित, एक्सप्लॉयटेशन पे आधारित जो व्यवस्था थी, उसको बनाए रखने चाहते थे, और जिनको बावजूद बुद्धिजीवियों के एक तबके में ये समझ होने के बावजूद कि अंग्रेजों ने उस व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, वो व्यवस्था अंग्रेजी राज में लगातार पुष्ट हो रही थी, मजबूत हो रही थी। अंग्रेजी राज से उस व्यवस्था को कोई परेशानी नहीं थी किसी। इसलिए जब अंग्रेजी राज पर हमला तेज होने लगा तो ये जो रूढ़िवादी थे, जो अंग्रेज परस्त थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से राष्ट्रवाद पे हमला शुरू किया। और इसी का एक दूसरा रूप था
जो सांप्रदायिक शक्तियां थी, जो हिंदुओं में भी थी, जो मुसलमानों में भी थी, उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद पे हमला करना शुरू किया। साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवाद के स्थान पर उनकी चिंता ये थी कि जो ब्रिटिश राज ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से भारत की आजादी की लड़ाई को कमजोर करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों में प्रतिद्वंदिता पैदा करने के लिए जो कुछ लालच दिए, कुछ प्रलोभन दिए, उसमें हिंदुओं की क्या हिस्सेदारी हो और मुसलमानों की क्या हिस्सेदारी हो, ये उनके लिए केंद्रीय सवाल ब्रिटिश राज के अंतर्गत। और ये राष्ट्रवाद के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि विदेशी शासन और भारतीय समाज के हिंदुओं का एक समूह और मुसलमानों का एक समूह उनके साथ मिला हुआ था और राष्ट्रवाद को लगातार कमजोर कर रहा। इसके मुकाबले में भारतीय राष्ट्रवाद पूरी तरह से एकजुट था। गांधी जी विचार में पूरी तरह से इस सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, हालांकि वो लगातार उनके साथ संवाद में थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, उनको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे अगर आप हिंदू के बारे में भी सोचते हैं, आप मुसलमान के बारे में भी सोचते हैं, आप हिंदुस्तान के बारे में नहीं भी सोचना चाहते हैं, तो भी आपका भला एक आजाद हिंदुस्तान में ही हो सकता है। अंग्रेजों की गुलामी वाले हिंदुस्तान में किसी का कोई भला नहीं हो सकता है। पर जवाहरलाल नेहरू के लिए ये अप्रोच, ये दृष्टि इतनी कुत्सित थी कि उनमें इनके साथ संवाद करने का कोई धैर्य नहीं था किसी किस्म का, और उन्होंने इस विचारधारा की लगातार आलोचना की, लगातार मुकाबला किया, और कई बार जो उनको एक प्रखर सेकुलर नेशनलिस्ट के तौर पर देखा जाता है आजादी से पहले, आजादी के बाद, उसके पीछे ये एक बड़ा कारण। पर जवाहरलाल नेहरू ने नेशनलिज्म को क्वालिफाई नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू ने इस हिंदू सांप्रदायिक और मुस्लिम सांप्रदायिक शक्तियों को हिंदू राष्ट्रवाद और मुस्लिम राष्ट्रवाद का नाम नहीं दिया, और भारत की जनता का जो अपना अनुभव था, अपनी समझ थी 1947 तक, उसमें कभी भी इन लोगों को हिंदू राष्ट्रवादी और मुस्लिम राष्ट्रवादी नहीं कहा गया। इसलिए इनको सेकुलर नेशनलिज्म और हिंदू नेशनलिज्म और मुस्लिम नेशनलिज्म, इस अवधारणा का इस्तेमाल करना, ये भी जवाहरलाल नेहरू की एक मिसरीडिंग है, जो हम में से कई लोग बार बार करते हैं। वो एक इंडियन नेशनलिस्ट थे, और इंडियन नेशनलिज्म में इंडियन नेशनलिस्ट सेकुलर था, इंडियन नेशनलिस्ट प्लूरल था, इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन हिस्ट्री के जो श्रेष्ठ तत्व थे उसका इनहेरिटर था। वो इस बात की गुंजाइश नहीं देता था कि कोई मुस्लिम राष्ट्रवाद और कोई हिंदू राष्ट्रवाद इस देश में पनप सके, और वास्तविक हिस्ट्री में ऐसा कोई हिंदू राष्ट्रवाद और मुस्लिम राष्ट्रवाद था नहीं। हम खुद अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना से इन राष्ट्रवादों का उदय करते हैं, और फिर राष्ट्रवाद को के कई रूपों की चर्चा करते हुए इनको एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करते हैं। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। पर जो सबसे बड़ा योगदान जवाहरलाल नेहरू का था, और जिसकी वजह से गांधी जी का उनसे विशेष संबंध बना, कई बार लोग पिता पुत्र की भाषा में बात करते हैं, कई बार लोग एक मिस्ट्री की भाषा में बात करते हैं कि पता नहीं क्या मामला था, गांधी को नेहरू से इतनी मोहब्बत क्यों थी। अपने 4 बेटों से तो इतनी मोहब्बत नहीं थी जितना जवाहरलाल नेहरू से थी, और जवाहरलाल नेहरू अपने बाप का तो इतना सम्मान नहीं करते थे जितना वो महात्मा गांधी का करते थे, जबकि दोनों के विचारों में बहुत फर्क था। इसको एक बहुत मिस्ट्री के तौर पर, कई बार किसी कंस्पिरेसी के तौर पर, कई बार गांधी जी की कोई कमजोरी थी इसके तौर पर भी दिखाया जाता है। लेकिन
जिन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है वो समझ सकते हैं कि गांधी नेहरू की ये यूनिक रिलेशनशिप, स्पेशल रिलेशनशिप क्यों थी। गांधी जी देश की सभी शक्तियों को एकजुट करके राष्ट्रीय आंदोलन में लाना चाहते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, कांग्रेस के लिए उनकी एक ही शर्त थी कि आपका कमिटमेंट हिंदुस्तान की आजादी के लिए होना चाहिए, और हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में अगर आप शामिल हैं तो फिर आपकी विचारधारा कोई भी हो, आप आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के का जो लोकतांत्रिक निर्णय होगा कांग्रेस की कमिटीज का, उसको आपको मानना पड़ेगा। पर इस राष्ट्रवाद का की आलोचना करने वाले केवल कंजर्वेटिव और कॉमनल लोग नहीं थे। इस राष्ट्रवाद की आलोचना करने वाले वो समूह भी थे जिनको हम आमतौर पर सोशलिस्ट फोर्सेस कहते हैं, वामपंथी समूह कहते हैं। और वामपंथी समूहों की तरफ से जिसके कई लोग कांग्रेस के अंदर थे, कई लोग कांग्रेस के बाहर थे, कई समूह कांग्रेस के अंदर भी आ जाते थे, बाहर भी रहते थे। 1936 से लेकर के 1940-41 तक लगभग पूरा का पूरा भारतीय वामपंथ कांग्रेस के अंदर था। कोई शायद ही कोई सेक्शन था भारतीय वामपंथ का जो कांग्रेस के अंदर नहीं था। पर चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो, चाहे कांग्रेस के बाहर हो, राष्ट्रवाद को एक अवधारणा के तौर पर वो एक उपयुक्त और प्रभावशाली अवधारणा नहीं मानते। अंग्रेज भारत से जाएं, भारत आजाद हो, भारत का आधुनिकीकरण हो, इसमें उनकी रुचि थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, किसी भी किस्म की शक की बात नहीं। लेकिन क्या अंग्रेज विरोधी ये आंदोलन राष्ट्रवाद के झंडे तले हो सकता है? क्या राष्ट्रीयता इसका आधार हो सकती है? इसके बारे में उन्हें न केवल शक था, बल्कि उनका पूरा विश्वास था कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा उनका मानना था। और वो राष्ट्रवाद के ऊपर लगातार हमले करते, वो लगातार ये कहते थे कि जब तक उनका ये मानना था कि राष्ट्रवाद जब तक अपने आप को समाजवाद के लिए प्रतिबद्ध घोषित नहीं करेगा, और समाजवाद के लिए प्रतिबद्धता का मतलब था हर वामपंथी समूह का अपना अपना समाजवाद, अगर उसके लिए अपने आप को वो प्रतिबद्ध घोषित नहीं करेगा, तब तक आजादी का आंदोलन किसी भी हालत में सफल नहीं हो सकता। और इसलिए जो लंबे समय से, दशकों के संघर्ष से जो भारतीय राष्ट्रवाद विकसित हुआ था, जिसका एक राष्ट्रीय नेतृत्व विकसित हुआ था, उसको लेके उन्हें लगता था कि इस नेतृत्व को राष्ट्रीय आंदोलन से हटाना बेहद जरूरी है। इस नेतृत्व की जो विचारधारा है, यानी राष्ट्रीयता की विचारधारा जिस ढंग से भारत में विकसित हुई थी, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है, और इसकी जगह समाजवाद की विचारधारा को लाना बेहद जरूरी है। तभी आजादी का आंदोलन सफल होगा। नहीं तो ये लोग असल में आजादी चाहते ही नहीं, असल में ये बार बार समझौता करेंगे और आजादी से कम पर समझौता करेंगे, और ब्रिटिश राज के अंतर्गत ही कुछ सुधारों से संतुष्ट होते रहेंगे। ये भारतीय वामपंथ की समझ थी। जवाहरलाल नेहरू खुद को एक लंबे समय तक, जब तक वो जेल गए 1942 में, 1927 से लेके 1942 तक, उन्होंने अपने आप को
एक समाजवादी राष्ट्रवादी के तौर पर समझा, इसी के रूप में उन्होंने अपना प्रचार किया और कांग्रेस को समाजवाद की दिशा में मुड़ना चाहिए, समाजवाद को ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर समाहित करना चाहिए, इसकी भी उन्होंने जोरदार वकालत की और उसका काफी कुछ असर कांग्रेस का जो पहला सिग्निफिकेंट रिटन डॉक्यूमेंट है, लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंट, रिजोल्यूशन नहीं, एनुअल कॉन्फ्रेंस नहीं, जो पहला मेजर डॉक्यूमेंट है कराची रिजोल्यूशन, उसमें इसकी छाप देखी जा सकती है। पर अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उस रिजोल्यूशन के पीछे पूरे कांग्रेस की सहमति थी, गांधी जी की सहमति थी, सरदार पटेल की सहमति थी उस रिजोल्यूशन के पीछे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू साथ ही साथ इस बात से कन्विंस थे कि राष्ट्रवाद ही वो अवधारणा है, वो विचार है जो भारत के लोगों को साम्राज्यवाद के खिलाफ इकट्ठा करती है, लोगों को हरकत में लाई है, जिसने कुर्बानी का जज्बा पैदा किया है, जिसने नया देश, नया समाज बनाने का सपना देखा है। राष्ट्रवाद कोई प्रगति विरोधी अवधारणा नहीं है। राष्ट्रवाद कोई ऐसी अवधारणा नहीं है जिसका अपने आप में कोई महत्व नहीं है, कोई वजूद नहीं। और उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि समाजवादी, वामपंथी जितनी जल्दी राष्ट्रवाद के इस महत्व को समझ लेंगे, उतना ज्यादा वो साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में योगदान कर पाएंगे और शायद समाजवादी ताकतों को और लोकमानस में समाजवाद के प्रभाव को भी मजबूत कर पाएंगे। अगर वो राष्ट्रवाद से टकराएंगे, हिंदुस्तान की कोई भी राजनीतिक शक्ति, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आती हो, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे वो कम्युनल हो, चाहे वो प्रोग्रेसिव हो, अगर वो राष्ट्रवाद से टकराएगी, वो पॉपुलर नहीं हो पाएगी, वो जनता पे अपना असर नहीं छोड़ पाएगी। केवल राष्ट्रवाद के झंडे तले, राष्ट्रवाद के छतरी के तले ही किसी भी विचारधारा का विकास भारत में हो सकता है, किसी भी दूसरी राजनीति का विकास हो सकता है। राष्ट्रवाद से टकरा के ये संभव नहीं है। और जो एक किताबी समझ थी भारतीय वामपंथियों की, खुद वो रिवॉल्यूशनरी इंटेलिजेंसिया का हिस्सा थे, जैसे कि भारत के राष्ट्रवादी थे, पर उनकी ये समझ थी कि मजदूर और किसान, पहले मजदूर और बाद में भारतीय परिस्थितियों में मजदूर और किसान, ये क्रांतिकारी शक्तियां हैं। मजदूर और किसानों के महत्व को जवाहरलाल नेहरू समझते थे। खुद उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कैरियर किसान आंदोलन से शुरू किया। लगातार कांग्रेस किसानों के बारे में एक नीति बनाए, किसान आंदोलनों का नेतृत्व करे, मजदूर आंदोलनों का नेतृत्व करे, ये उनकी समझ थी। पर उनकी ये भी समझ थी कि किसान और मजदूर की सांगठनिक और राजनीतिक ताकत मध्यम वर्गीय क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों की तुलना में बहुत कम है। भारत के मजदूर और किसानों को उनकी समझ में उस दौर में मध्यम वर्गीय क्रांतिकारियों की जरूरत है। भारतीय राष्ट्रवाद शायद उतना प्रबल नहीं हो पाएगा, मगर फिर भी मध्यम वर्गीय क्रांतिकारियों के नेतृत्व में काफी प्रबल था, वो सरवाइव कर सकता है। लेकिन किसान और मजदूरों की राजनीति अगर भारतीय राष्ट्रवाद से टकराएगी, जो रिवॉल्यूशनरी इंटेलिजेंसिया के नेतृत्व में चल रही थी, तो इससे किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन को बहुत नुकसान हो। तो भारतीय राष्ट्रवाद को उन्होंने समाजवाद की भाषा में समाजवादियों के साथ संवाद करते हुए, और सारी दुनिया में जो राष्ट्रवाद को लेकर के एक बहस चल रही थी समाजवाद के उदय के बाद, खासतौर पर रूसी क्रांति के बाद, उसमें जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्रवाद के एक थ्योरिटिशियन के तौर पर एक बहुत बड़ा योगदान है, जिससे बहुत कम लोगों की
जानकारी है, बहुत कम लोग इसके बारे में अवगत है। नेहरू जी के राष्ट्रवाद के बारे में और क्या क्या समझ थी, क्या क्या योगदान है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। मुझे मालूम नहीं कि अब हमारे पास कितना समय है, इसलिए मैं एक बार यहाँ रुकता हूँ। जरूरत होगी तो फिर दोबारा इस चर्चा को आगे करें। अब प्रोफेसर सलील मिश्रा जी से आग्रह कि वे अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात बहुत सीधे तौर पे तो अजीत से नहीं जुड़ी हुई है, वो सारे महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन मैं कुछ और चीजों पे अपनी बात रखना चाहता था। और वो खास तौर से ये कि हम अभी और कुछ समय से एक नेहरू बैशिंग के दौर से गुजर रहे हैं, जो कि हमारी आज की चर्चा का शुरुआती विषय भी था, और उसकी एक आउटलाइन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। अगर हम अफवाहों को और व्यक्तिगत इल्जाम और व्यक्तिगत अटैक्स को छोड़ भी दें, तो नीति के लेवल पे बहुत सारे इल्जाम नेहरू पे बहुत आसानी से रख दिए जाते हैं। हमारे आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार रही, पाकिस्तान के साथ संबंध, चीन के साथ लड़ाई, कश्मीर की समस्या, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसने कि सारी सुपर पावर्स को एंटेगनाइज कर दिया, नाराज कर दिया, रूस को भी और अमेरिका को भी, हमारे लोकतंत्र की कमजोरियां, सेक्युलरिज्म की कमजोरियां, सभी कुछ का एक तरह से दोष जो है वो नेहरू पे रख दिया जाता है। और ये बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत सारे जो हमले अटैक्स होते हैं, कुछ तो पूर्वाग्रह पे आधारित हैं, कुछ अज्ञानता पर आधारित हैं, लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, वो खास तरह की राजनीति से, राजनीतिक वैंटेज पॉइंट से, राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित होकर वो सब इल्जाम लगाए जाते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारे लोग हैं जो एक नया तरह का, जो एक कुछ आवाज आ रही है पीछे कहीं पर, शायद म्यूट करना होगा किन्हीं को, जो एक नए तरह का देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस नए तरह का भारत बनाने के लिए उनके लिए बहुत जरूरी है कि नेहरू को डीलेजिटिमाइज किया जाए और नेहरू को रास्ते से ही ना हटाया जाए। लेकिन जिस तरह से लोगों के दिल और दिमाग में नेहरू छाए हुए हैं, जिसकी की चर्चा अजीत झा ने की थी, भारतीय राष्ट्रवाद के रास्ते से, वो दिल और दिमाग से भी नेहरू को हटाना जरूरी है। तो वो डीलेजिटिमाइज करना बहुत जरूरी है, ये खास तरह की राजनीति के लिए बहुत जरूरी है, और इसलिए भी बहुत सारे नेहरू के ऊपर हमले हो रहे हैं। सबसे बड़ी शिकायतें कमोबेश दो स्रोतों से आ रही हैं और दो तरह की आ रही है। पहली तो यही कि भारत को 1947 में एक हिंदू राष्ट्र या हिंदू समाज बन जाना चाहिए था। बहुत अच्छी परिस्थिति थी, बहुत माकूल परिस्थिति थी, आइडियल अपॉर्चुनिटी थी। पाकिस्तान बन गया था, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत ने एक जड़ें बनाई हुई थी, और वो बहुत बड़ा मौका था जब बहुत सारे लोग चाहते भी थे, जो आज भी बहुत एक्टिव हैं, आज भी बहुत सक्रिय हैं, जबकि भारत को एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज की तरफ उसकी पॉलिटिक्स को जोड़ा जा सके। और एक शख्स जो कि बहुत ही मजबूती से इसके खिलाफ, इसके विरोध में खड़े हुए, नेहरू, और नेहरू के साथ इस देश की जनता भी खड़ी हुई, जब जो कि 1952 के चुनाव में क्लियर हो गया। तो ये तो क्लियर बात है कि नेहरू भारत एक मौका था हमारी राजनीति में, एक पॉइंट था जब ये थोड़ी बहुत संभावना बन रही थी और काफी लोग चाहते थे कि एक हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र की तरफ इस देश को मोड़ा जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तब नेहरू बहुत बड़े पैमाने में, बहुत बड़ी शक्ति बन के खड़े हुए इसके खिलाफ में। तो एक तो ये वजह है। और दूसरी, जो आर्थिक क्षेत्र से, आर्थिक स्रोत से इल्जाम आता है, बहुत सारे ऐसे लोग अभी हैं, उस समय इतनी शक्ति में नहीं थे, जिनका ये मानना है कि हमारा जो भारत की अर्थव्यवस्था का जो ग्लोबलाइजेशन जो 19वीं सदी में शुरू हो गया था, हमारी इकोनॉमी का, उसको चलते रहना चाहिए था, आजादी के साथ भी उसको चलते रहना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं पे 1947 से 51 का जो दौर है, वो उसमें ये प्रक्रिया रुक गई और डिरेल हो गई। ये वेस्टेड ईयर्स थे, इस तरह से कहा जाता है, और उन वेस्टेड ईयर्स का भी इल्जाम जो है वो कहीं ना कहीं पे नेहरू पर ही रख दिया जाता है, इसलिए कि वही जो थे, जो कि नेशनल सॉवरेंटी, सेल्फ रिलायंस, नेशनल इकोनॉमी के एक बहुत बड़े पक्षधर थे।
तो ये भी एक इल्जाम आता है जिसके तहत कि लगता है कि वो ग्लोबलाइजेशन जो कॉलोनियल परिस्थितियों में हो रहा था और वो ग्लोबलाइजेशन जो कि इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट एक सेल्फ रिलायंस प्राप्त करने के बाद में करती है, दोनों में किसी तरह का फर्क नहीं किया गया और एक तरह से माना गया कि ये बीच का समय जो है वो वेस्टेड ईयर्स है। तो ये दो बहुत बड़े स्रोत हैं, आइडिएशनल सोर्सेज हैं जहां से कि नेहरू बैशिंग होती है। और वो जो मुद्दे हैं वो मैंने हाईलाइट किए ही थे कि किस किस मुद्दे को लेके चीन कश्मीर को लेके अक्सर नेहरू पर लानत मलामत की जाती है। इन दोनों ही मसलों पर, चाहे वो इकोनॉमी का मसला हो और या भारत किस दिशा में जाएगा, स्वतंत्र भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू समाज बनेगा या नहीं, इस पर दोनों पर नेहरू की अपनी समझ जो है वो बहुत स्पष्ट थी, नेहरू की अप्रोच बहुत स्पष्ट थी। पहला तो ये था ही कि जिस पर कि अजीत झा ने बहुत तफसील से बात की है, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप एक को लेके दूसरे को हटा नहीं सकते हैं। मजबूत नेशन तभी बनेगा जब उसके डेमोक्रेटिक रूट्स होंगे, चाहे पंचायत के थ्रू, चाहे गांव में पॉलिटिक्स के थ्रू। और नेशन मजबूत तब भी बनेगा जब उसका एक सेक्युलर आधार होगा, जबकि हमारी जो प्लूरैलिटी, जो डायनेमिक प्लूरैलिटी है, जैसा कि अजीत ने कहा, वो कहीं ना कहीं पे एक नेशन मेकिंग में शामिल होगी। वो उसमें स्टेक होल्डर्स बनेंगे, अलग अलग लोग, अलग अलग धर्मों के, भाषाओं के लोग, तभी राष्ट्रवाद मजबूत होगा। तो ये नेहरू इस पर काफी क्लियर थे। जो दूसरा है इकोनॉमी का मसला, इसमें भी नेहरू की पूरी सोच क्लियर थी कि हम आजाद तो हो गए हैं, पॉलिटिकली हम आजाद हो गए 1947 में, लेकिन एक तरह से रिकॉलोनाइजेशन की संभावनाएं बनी हुई थी, या ये कि भारत एक लैटिन अमेरिकन देशों की तरह एक सेमी कॉलोनी बन जाएगा, इसका भी खतरा मौजूद था। और इसलिए आजादी के साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूशंस को, सेल्फ रिलायंस को, प्लान्ड इकोनॉमी, इस सब पे जोर बहुत जरूरी था। और अगर हम सक्सेसफुली 1919 और 1990s के दशक में ग्लोबलाइज हो कर पाए, ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी पार्टिसिपेशन, अपनी शिरकत हमने बढ़ाई, तो उसके पीछे वो 40 साल बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि हमने एक मजबूत आधार अपनी अर्थव्यवस्था को दिया, सेल्फ रिलायंस दी और एक मजबूत इकोनॉमी हमने बनाई। तो ये कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं अपनी बात आज जो इतिहास के दो अलग अलग दौर हैं उसमें नेहरू की भूमिका को आइडियाज के लेवल पे बहुत ही संक्षेप में रखना चाहता हूँ। पहला दौर तो है जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान में, और दूसरा है जिसको कि हम नेहरू इरा कहते हैं, 1947 से 64 तक। B.R. नंदा हमारे बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं जिन्होंने कि नेहरू इसको एक रेबल एंड स्टेट्समैन की तरह कहा कि एक दौर में वो रेबल हैं और दूसरे में वो स्टेट्समैन है। तो जो रेबल वाला फेज है उसमें मुझे लगता है कि नेहरू का अब जो मुझे लगने लगा है जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो ये है कि कॉलोनियलिज्म के दौर में, कॉलोनियलिज्म के युग में, इंपीरियलिज्म के युग में, यूरोपियन डोमिनेशन के युग में पूरी की पूरी दुनिया के सामने, जो गैर यूरोपीय दुनिया है उसके सामने एक खास तरह से चुनौती आती है, एक बहुत बड़ी चुनौती आती है पूरे नॉन यूरोपियन वर्ल्ड के सामने। और वो चुनौती ये है कि ये जो मॉडर्निटी जो आ रही है यूरोप से, यूरोप के रास्ते से, इसके साथ एक किस तरह का एनकाउंटर बनाया जाए और मॉडर्निटी को किस तरीके से समझा जाए। एक तरफ तो मॉडर्निटी की जरूरत महसूस हो रही, मॉडर्निटी से मतलब है एक मॉडर्निटी का खाका, रैशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म के विचार, यूनिवर्सलिज्म के विचार, प्रोग्रेस के विचार, ये भी यूरोप से ही आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ में जहां से ये विचार आ रहे हैं वहीं से ही गुलामी भी हो रही है हमारी, वहीं से ही इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म भी आ रहा है। तो ये एक पैकेज है और इस पैकेज को हम किस तरीके से रिसीव करें, किस तरीके से देखें, और ये बहुत बड़ी दुविधा है पूरे के पूरे गैर यूरोपीय देशों के सामने। अगर वो सारे पैकेज को रिजेक्ट कर देते हैं तब खतरा होता है कि वो बिल्कुल मिडिवलिज्म में चले जाएंगे और वो मॉडर्नाइज अपनी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर को नहीं कर पाएंगे। और अगर वो पूरे पैकेज को स्वीकार कर लेते हैं तब ये खतरा है कि हम पूरी तरीके से गुलाम हो जाएंगे, हमारी आजादी खत्म हो जाएगी और हम पूरी तरीके से कॉलोनाइजेशन के अंदर ही रहेंगे। और ये पूरी की पूरी दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, गैर यूरोपीय दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और यहाँ पे नेहरू का एक बहुत बड़ा योगदान ये है कि वो उस पैकेज को अनपैक करते हैं, वो इसको एक अलग अलग तरीके से देखते हैं, जिसको कि हम बेबी एंड द बाथ वाटर की तरह से मान सकते हैं। तो वो इंपीरियलिज्म और
कलोनियलिज्म को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं, और हमारा का पूरा नॉन नेशनल मूवमेंट उसी पर आधारित है, अजीत झा ने बात की। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ये जो विचार हैं, रैशनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म, सेक्युलरिज्म, इंटरनेशनलिज्म, प्रोग्रेस, इनको रिजेक्ट नहीं करते हैं, इनको इंपीरियलिज्म के साथ जोड़ के नहीं देखते हैं। वो बेबी है मॉडर्निटी का, जिसको कि हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसका जो बाथ वाटर है, इंपीरियलिज्म एंड कलोनियलिज्म, उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स अप्रोच मॉडर्निटी की तरफ, जिसमें कि ये अनपैक करते हैं और उन विचारों को स्वीकार करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब अंबेडकर बात करते हैं तो फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी पर बहुत जोर देते हैं, ये कहते हुए कि ये विचार हमारी परंपराओं से नहीं आ रहे हैं, ये विचार यूरोप से ही आ रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आ रहे हैं, लेकिन हम उसको बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत ही क्रिएटिवली स्वीकार कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो दूसरा है बैगेज का हिस्सा, उसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं, आजादी मिलने के पहले भी और आजादी मिलने के बाद भी। इसलिए कि आजादी के बाद भी बहुत जरूरी था इंपीरियलिज्म और कलोनियलिज्म का पूरा विरोध किया जाए, और वो नेहरू का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसलिए कि रिकॉलोनाइजेशन का एजेंडा इस दुनिया से गया नहीं था। यूरोपियन पावर्स का बहुत सारे उदाहरण 50s में मिलेंगे कि यूरोपियन पावर्स का एक पूरा एजेंडा था कि नए तरीके से, नए स्वरूप में, नए फॉर्म्स में, नए इंस्ट्रूमेंट के साथ में ग्लोबल डोमिनेशन की प्रक्रिया को बढ़ाया जाए। उसको नेहरू अपने एक फ्रेमवर्क देते हैं भारत के लिए भी और गैर यूरोपीय देशों के लिए भी, कि वो किस फ्रेमवर्क से इसको चैलेंज करें, इस चुनौती का सामना करें। तो ये बात तो रही एक रेबेल वाले दौर में, नेशनल मूवमेंट के दौर में। जो 1947 में जब हमें आजादी मिल जाती है, तो उसमें मेरा मानना है कि जो 1947 और 52 का जो दौर है, ये जो 5 साल हैं, इसको मैं इंडियन रेवोल्यूशन का दौर मानता हूं। और इसके 5 बहुत बड़े मोमेंट्स हैं: हमारी आजादी, प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन, जमींदारी का उन्मूलन, 1950 में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, इमेंसिपेटरी, फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, और 1952 में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस जो हुए। तो इन पांचों को अलग अलग ना देख के हम एक दूसरे से जोड़ के देखें तो ये हमारा मोमेंट है। दिस इज आवर रेवोल्यूशन, दिस इज आवर रेवोल्यूशनरी मोमेंट। 1947 से 52 जो है वो हमारी भारतीय क्रांति का समय है। इसमें बाकी चीजों पर मैं बात नहीं करूंगा इसलिए कि समय नहीं है, लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट्स वाला जो मसला था, ये कहीं ना कहीं पे अब मुझको लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है। और नेहरू ने किस तरीके से पूरी मजबूती के साथ ही पुट हिज फुट डाउन कि जो प्लान बाल्कन माउंटबैटन का था उसको स्वीकार नहीं करना है। उसका महत्व हम तब देखेंगे जबकि हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ऑटोमन एम्पायर के साथ में जो यूरोपियन पावर्स का जो रवैया रहा और किस तरीके से उसमें पूरा स्प्लिंटर करके कहीं पे सिटी स्टेट्स बन गई हैं, कहीं पे शेख बन गए हैं, उनको सत्ता दे दी, किसी को भी सत्ता दे दी। ब्रिटिश को इसमें कोई हर्ज नहीं लगता था कि पूरी तरीके से बांट दिया जाए, स्प्लिंटर कर दिया जाए और ऐसा समाज, ऐसे तमाम देश बन जाएंगे, समाज बन जाएंगे जहां पर कि पॉलिटिकल मॉडर्निटी बहुत समय तक के लिए रुक जाएगी। और काफी मुमकिन था कि ये डेस्टिनी हमारा भी इंतजार करती है। अगर वो प्लान स्वीकार हो जाता प्रिंसली स्टेट्स को ये आजादी देने का कि पैरामाउंट सी उन तक वापस चली जाएगी और फिर वो डिसाइड करें वो भारत के साथ आना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और उस पर नेहरू का ये बहुत बड़ा, शायद सबसे पहले नेहरू ने डिसीजन लिया कि ये पूरा आइडिया ऑफ इंडिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। भारत बिल्कुल ऑटोमन एम्पायर के जो सक्सेसर स्टेट्स थे उनकी तरह से हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नेहरू का योगदान है। और जो कि नेहरू पर इल्जाम लगाते हैं उनको ऑटोमन एम्पायर का फेट देखना चाहिए। और आज ऑटोमन एम्पायर जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस किस तरह से कहां पर बटा हुआ है और वहां किस तरह की पॉलिटिक्स है, किस तरह की पॉलिटिकल मॉडर्निटी आई है या नहीं आई, और फिर हम नेहरू का एक बेहतर मूल्यांकन कर पाएंगे। मैं 5 मिनट में एक और बात कहना चाहता हूं और फिर हम लोग चर्चा करेंगे। एक नया एक्सपेरिमेंट जो नेहरू ने किया जिसको कि हमें समझना है, जिसको कि एक्सपेरिमेंट की तरह देखना है, वो ये है कि मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में रखना। ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। इसमें 2 खतरों से हम बचते हैं और जिनके बारे में कि बहुत आगाह थे। पहला खतरा है एक साउथ कोरियन मॉडल
जिसमें कि बहुत तेजी से आप आर्थिक विकास तो कर पाते हैं, लेकिन एक अथॉरिटेरियन या सेमी अथॉरिटेरियन मॉडल में करते हैं, जिसमें कि आप अपनी डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और दूसरा मॉडल है लैटिन अमेरिकन मॉडल, जिसमें कि आप बहुत तेजी से आर्थिक विकास तो करते हैं, लेकिन इसमें आप अपनी नेशनल सॉवरेंटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं और एक तरह से सेमी कॉलोनी, एक इनडायरेक्ट कॉलोनियल रूल के शिकार हो जाते हैं। तो किसी भी स्वतंत्र देश के लिए आर्थिक विकास करने के लिए, जबकि आपके पास बहुत संसाधन नहीं है, ये दो तरह के खतरे हैं। एक में आपकी डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, एक में आपकी नेशनल सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, और दोनों के हमारे पास मॉडल्स हैं, लिव्ड कॉन्क्रीट मॉडल्स हैं। और इसलिए ये नेहरू का फ्रेमवर्क जो है, एक्सपेरिमेंट जो है, मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, जिसमें कि हमें ना तो अपने सॉवरेंटी को कॉम्प्रोमाइज करना है, ना हमको अपने नेशनल, अपनी डेमोक्रेसी को कॉम्प्रोमाइज करना, और दोनों को साथ साथ में लेते हुए हमें अपना आर्थिक विकास करना है। तो इस तरह का कोई थियरी भी नहीं था। इस तरह से दुनिया ने नेहरू ने एक खास तरह की प्रैक्टिस के द्वारा, अपनी प्रैक्टिस के द्वारा एक खास तरह का मॉडल बहुत सारे गैर यूरोपीय देशों के लिए शुरू करने की कोशिश की। उन्होंने इसको प्रैक्टिस किया, और इसमें बहुत सारी चुनौतियां थी, इसमें बहुत सारे रिस्क थे, बहुत सारे खतरे भी थे, जिसके बारे में कि नेहरू आगाह थे। 1958 में नेहरू ने अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं आर्नल्ड मिकेलिस, उनको एक इंटरव्यू दिया। ये यूट्यूब पे है, बहुत अच्छा इंटरव्यू है, और इसमें नेहरू ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया, मैं नेहरू के शब्दों में बता रहा हूं कि किस तरह का हमारे सामने डिलेमा था। नेहरू ने कहा कि यूरोप के देशों के सामने में दे हैड एन इकोनॉमिक रेवोल्यूशन फर्स्ट, और इकोनॉमिक रेवोल्यूशन वाज देन फॉलोड बाय अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। तो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ने क्या किया कि एक एफ्लुएंस, वेल्थ, बहुत संपदा पैदा की, और उसके बाद में जब पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आया, जिसमें कि ग्रुप्स ने, वर्कर्स ने, तमाम सेक्शंस ने अपनी बहुत सारी डिमांड, अपनी बहुत सारी मांगे रखी, तो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन हो चुका था जो कि उन मांगों को एड्रेस कर सकता था। मतलब ये कि एक एफ्लुएंस के दौर के बाद में फिर डेमोक्रेसी की बात आई, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर की बात आई, मैस पॉलिटिक्स की बात आई। भारत जैसे देश में हमारा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन पहले हुआ, और जब हमारा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हुआ था तब हमारा इकोनॉमिक रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। हमें इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की शुरुआत करनी थी। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन बहुत सारी डिमांड्स पैदा करता है, डेमोक्रेटाइजेशन में ग्रुप्स, सेक्शंस, वो अपनी मांगे सामने रखते हैं तमाम लेवल पे, लेकिन चूंकि इकोनॉमिक रेवोल्यूशन नहीं हुआ है तो बहुत आप बेहतर परिस्थिति में नहीं होते हैं उन सारी मांगों को प्रैक्टिस कर सके, आप बहुत बेहतर बड़े लेवल पे वेलफेयर कर सके। बहुत सारी वेलफेयर की पॉलिसीज जो हमने 1990 के बाद के दशक में की, 2000 के बाद के दशक में की, वो हम इस परिस्थिति में नहीं थे कि 1950 में कर सके, इसलिए कि हमारा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हुआ था, हमारा इकोनॉमिक रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। लेकिन ये हिस्टोरिकल चॉइसेस नहीं, हमारे पास ये स्वतंत्रता नहीं होती है, हिस्टोरिकल चॉइसेस होती है, ये खास तरह के कॉन्टेक्स्ट में होती है, और आप उसको कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के ही आपको अपना नीति निर्माण करना होता है। तो एक तरह से ये जो एक बिग पिक्चर है आजादी से पहले के समय की भी और आजादी के बाद के समय के भी, और इन दोनों दौरों में मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं, इन दोनों दौरों में एक खास तरह का अलग कॉन्टेक्स्ट था, एक बैकग्राउंड थी, एक खास तरह की कॉन्स्ट्रेंट्स थी, मजबूरियां थी, लिमिटेशंस भी थी, एक चुनौतियां थी, और उन दोनों का, उनका चुनौतियों का सामना करते हुए एक जो ब्लूप्रिंट हमारा तैयार हो रहा था, उसको जिसको कि तैयार किया था आजादी से पहले ही कराची में जिसकी शुरुआत हो गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए और इस कॉन्टेक्स्ट को, इन मजबूरियों को समझते हुए मेरे ख्याल से हमें नेहरू का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि किस तरह की हमारे सामने चुनौतियां थी 1947 के दौर में, उससे पहले और उसके बाद में भी, और किस तरीके से मेरे ख्याल से टाइट रोप वॉक जिसको कहेंगे कि आप थोड़ा सा स्लिप इधर कर सकते हैं तो डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, थोड़ा सा स्लिप उधर करेंगे तो नेशनल सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, बहुत सारे संभावनाएं हैं, खतरे हैं। तो इस तरह की टाइट रोप वॉक करते हुए उस दौर से 47-40 के दौर से 50 के दशक से नेहरू इस देश और समाज को आगे ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नेहरू पर जिनको इल्जाम लगाना है वो तो इल्जाम लगाएंगे, उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ईमानदारी से इन चीजों को समझना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह से नेहरू का मूल्यांकन किया जा सकता है, और फिर जो स्पेसिफिक अलग अलग
मुख्तलिफ इल्जाम हैं, उनका भी फिर जवाब दिया जा सकता है तथ्यों के आधार पर, हिस्टोरिकल समझ के आधार पर और एक ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर। तो मैं ये अपनी बात यहीं पर रोकता हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे सवाल आएंगे और चर्चा होगी, तो फिर मैं उसमें अपना योगदान मैं आगे दे सकता हूँ। अपनी फॉर्मली मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ। दो छोटे सप्लीमेंट्स अभी जो सलील ने कहा, इसी लाइन पर अगर टाइम हो तो 2 मिनट 1 मिनट में मैं उसको सप्लीमेंट कर। जरूर जरूर अजीत जी। एक तो जो 47 से 52 के बारे में सलील ने कहा, इंडियन रिवॉल्यूशन, और 5 चीजें बताई, उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इन 5 सालों में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया भी गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस में था, और पार्टीशन हुआ था, और ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइग्रेशन दोनों डायरेक्शन में चल रहा था, और कत्ले आम हो रहे थे, खून खराबा हो रहा था, और सोसाइटी का पॉपुलर मूड बदल जाए, पूरी 100-150 साल की जो लड़ाई थी, जो विरासत था, उसको एक दुर्घटना पूरी तरह से उस पर हावी हो जाए, इसकी सारी संभावना थी। इन सब के बावजूद, उन सब का मुकाबला करते हुए वर्ल्ड वॉर से निकली हुई एक, हिंदुस्तान गुलाम था, लेकिन वर्ल्ड वॉर की जो कीमत हिंदुस्तान को चुकानी पड़ी थी, वो बहुत बड़ी कीमत थी। और इस सब के साथ 5 साल में ये सब, इन सब चीजों को अचीव किया गया। तो ये कंटेक्स्ट भी हमारे ध्यान में होना चाहिए कि किस किस्म का कमिटमेंट और किस किस्म की क्वालिटी लीडरशिप की थी। वो अंबेडकर हो, वो नेहरू हो, सरदार पटेल हो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हो, और हमारे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी की लीडरशिप, ये भी हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात, जो साउथ कोरियन मॉडल और दूसरे मॉडल के बारे में सलील ने कहा, नेहरू ने कैटेगोरिकली और कंससली सोवियत मॉडल के बारे में भी और वेस्टर्न एड के आधार पर विकास के मॉडल पे भी क्लियरली उन्होंने एनालाइज किया और अपनी बात की। और उन्होंने कहा कि सोवियत मॉडल की कितनी भी अचीवमेंट्स हो, लेकिन सोवियत मॉडल जो है डेवलपमेंट का, इकोनॉमी का, उसमें ये डिमॉन्स्ट्रेट हो चुका है कि ये तानाशाही की ओर जाता है। इसलिए हम किसी भी हालत में उसके कितने भी प्रो पीपल इंस्टिंक्ट्स हों उस मॉडल के, उस मॉडल को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और उन्होंने लिखा कि इस वक्त हमारे रिलेशनशिप अमेरिका के साथ अच्छे हैं, लेकिन हम वेस्टर्न एड की मदद से अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करेंगे। हमको मदद की जरूरत है, कुछ हद तक हम मदद लेंगे, पर हमारा अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने रिसोर्सेस से ही करेंगे, क्योंकि तभी हमें जो आजादी मिली है इसको हम बरकरार रख पाएंगे, कंसोलिडेट कर पाएंगे। ये एक सोची समझी, एक थ्योरेटिकल एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग के तहत उन्होंने इस काम को किया। धन्यवाद। अब कुछ और विद्वज्जन अगर अपनी टिप्पणी करें। अजय मेहता जी कुछ कहना चाहेंगे? एक ही सवाल है साहब कि जो तरीका हमने अपनाया नेहरू जी ने बहुत ही प्रभावी था, मगर इसमें जो मिडिल क्लास का सशक्तिकरण हुआ वो मुझे लगता है एक हमारे लिए खतरनाक बात थी, और उसके मुकाबले में हमने कोई और काउंटरवेलिंग फोर्स नहीं तैयार किया जो कि गांधी जी के विचार में था। अजय ने केवल एक डेढ़ वाक्य बोले हैं, लेकिन इसके पीछे उनका जमीनी 30-40 साल का अनुभव है उदयपुर के इलाके में। तो ये सवाल बहुत अहम है
क्योंकि आइडियलिज्म इज वन थिंग एंड ग्राउंड रियलिटी इज अनदर। तो सलील जी और अजीत जी, आपने जो बोला वो उससे मैं मंत्रमुग्ध हूँ, लेकिन जमीनी जो हालात जो 1960 तक पहुंच गए थे हम लोग, एक तरह से हिंदी में कहा जाता है कि ना माया मिली ना राम, उसका क्या एक्सप्लेनेशन? पहली बात, नहीं, मुझे नहीं लगता कि समस्या मिडिल क्लास का होना अपने आप में है, इसलिए कि किसी भी तरह के आर्थिक विकास में मिडिल क्लासेस का साइज बढ़ता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। और जब हम आजाद हुए थे तो लगभग मिडिल क्लास बहुत ही हमारा बहुत छोटा था और बहुत कम था। और बहुत सारे देश हैं जो कि बेहतर तरीके से संतुलित आर्थिक विकास नहीं कर पाए, तो वो इसलिए भी नहीं कर पाए कि वो मिडिल क्लास पैदा नहीं कर पाए। और जो डेवलप्ड देश हैं यूरोप के तमाम के, वो उनका उनका अगर आप क्लास के टर्म्स में प्रोफाइल देखेंगे तो 70 से 80% वो रिच समाज नहीं है, वो मिडिल क्लास सोसाइटीज है। कल्चरली काफी कुछ एक तरह का उनका जीवन रहता है, कल्चर रहती है, जीवन शैली रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि मिडिल क्लास का अपने आप में बनना या बढ़ना कोई समस्या है, वो तो एक बेहतर डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। बिकॉज फिर मिडिल क्लास बिकम्स द बुलवार्क, चाहे वो आइडियाज के लेवल पे, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे, तमाम और लेवल पे। प्रॉब्लम दूसरी है कि विलेज रीजनरेशन नहीं हो पाया, पेजेंट्री का मसला बेहतर नहीं हो पाया, वो सब है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मिडिल क्लास वर्सेस पेजेंट्री वाला मसला है। मिडिल क्लास तो किसी भी तरीके के आर्थिक विकास में, अगर मिडिल क्लास नहीं बढ़ेंगे तो फिर आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा, ये तो काफी तय बात है। और दुनिया में कहीं पर भी कोई एग्जिस्टिंग मॉडल इस तरह का है नहीं कि बगैर मिडिल क्लासेस के एक मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, वो दुनिया में किसी भी देश में कहीं पर भी नहीं हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि उसके साथ और भी चीजें होनी चाहिए जो नहीं हुई है, लेकिन बाकी चीजें नहीं हुई हैं, उसका कारण ये नहीं है कि मिडिल क्लास विकसित हुआ है, वो तो बहुत ही इनएविटेबल है मेरे हिसाब से। अगर अजीत इसमें और कुछ और करना चाहेंगे तो। ये बहुत जरूरी सवाल है जो विजय जी ने और अजय जी ने रखा है, पर मुझे लगता है कि इसके बारे में अलग से और लंबी चर्चा करने की जरूरत है। देखिए, हमारी ये समझ तो नहीं हो सकती कि नेहरू एरा में कोई गलत डिसीजन नहीं हुए, या नेहरू एरा की लिमिटेशंस नहीं है, या फेलियर्स नहीं है। उसके बारे में जरूर चर्चा होनी चाहिए, पर वो फेलियर और जैसे उनकी अचीवमेंट्स के बारे में भी क्या, जैसा कि अक्सर कांग्रेस के अंदर के दायरे में भी और इंटेलेक्चुअल्स के दायरे में भी सारी अचीवमेंट्स का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। और हमारे कई दोस्त इस ढंग से लिखते हैं, अभी भी 27 तारीख के संदर्भ में बहुत लोगों ने लिखा, जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे माओ ने कहा था कि बम्बार्ड द हेडक्वार्टर्स, तो ऐसे नेहरू वर्सेस कांग्रेस। कांग्रेस पूरी की पूरी एक दिशा में सोचती थी, जो प्रगतिशील नहीं थी, जो कॉमनल थी। ये बिल्कुल फैलेसी ऑफ हिस्ट्री है। नेहरू एक महान आंदोलन के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया है। उनके आइडियाज के बहुत सारे एलिमेंट्स, कम से कम 90% कंटेंट, मैं आर्टिकुलेशन की भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, पर 90% कंटेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट की साझी विरासत है, जिसके नेहरू खुद इनहेरिटर है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। और नेहरू एरा की लिमिटेशंस भी केवल जवाहरलाल नेहरू की लिमिटेशंस नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके बारे में काफी चर्चा की गुंजाइश है, पर जो एक ब्रॉडर फिलोसफिकल डिबेट है कि नेहरू का रास्ता और गांधी का रास्ता, इसके बारे में थोड़ा ज्यादा ठंडे दिमाग से चर्चा करने की जरूरत है। वो एक अलग बहस है और उसको करना ही चाहिए, उसको ना करने का कोई सवाल ही
एक लिमिटेशन लिटरेसी की है बहुत क्लियरली, कि निश्चित रूप से 50s और 60s के दशक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज का होना चाहिए थे लिटरेसी में, हमारी लिटरेसी दर काफी कम रही, बहुत बाद में शुरुआत हुई, तो और भी तमाम इस तरह की लिमिटेशंस हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि वो मिडिल क्लास के होने ना होने से उनका ज्यादा ताल्लुक है। अजय जी के सवाल पे मेरे मन में एक बात आ रही है। आपने कहा कि मिडिल क्लास बगैर मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, प्रोफेसर सलील ने कहा, तो ये तो बात ठीक लगती है। और जहाँ जहाँ मॉडर्न क्लास मिडिल क्लास बनती है लेकिन और डेमोक्रेटाइजेशन नहीं होता, तो फिर वो ओलिगार्की का सिस्टम बन जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंसस होने लगता है, जैसे यूएस में और सेंट्रल यूरोप में, यूके में हुआ। लेकिन उससे इतर पूरा समाज ही मिडिल क्लास बन गया नॉर्डिक रीजन का। उसमें आइलैंड्स ऑफ फिल्थी रिचनेस एंड एक्सप्लॉयटेशन परसिस्ट नहीं किए जैसे अपने यहाँ हैं। तो पूरा का पूरी समाज ही मिडिल क्लास बन गया और स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो हैं वो लगभग खत्म हो गए। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी इकोनॉमी ये खड़ी हुई। तो उसकी ये जो दक्षिण पंथ का रुझान है उसके चलते हम नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में सोचते नहीं है, उस मॉडल की फिजिबिलिटी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते नहीं है, जबकि वो ह्यूमन सिविलाइजेशन की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसमें डेमोक्रेसी भी है और इक्वालिटी भी है। भारत के लिए वो लॉक स्टॉक एंड बैरल, हम उसकी पूर्णता नकल इसलिए नहीं कर सकते कि वो 50-50 लाख के देश हैं और हम जो 140 करोड़ हैं, तो इसलिए सब चीजें वैसी नहीं, लेकिन उससे सीखने का बहुत कुछ है। तो उस पर भी जैसे अजीत कह रहे हैं अलग से बाद में बात होनी चाहिए। तो उस संदर्भ में नॉर्डिक सोशलिज्म कैसे अचीव हुआ, उसमें क्या क्या व्हाइट्स और रेड के बीच में समझौते हुए, किस तरह से स्वीडन में जो है कॉम्पैक्ट बिटवीन दी कॉरपोरेशंस एंड ट्रेड यूनियंस हुआ, लक्ष्मण रेखाएं तय की गई, वो एक रोचक इतिहास है आधुनिक विकास का और उसके बारे में चर्चा कम होती है। विजय जी, मान लीजिए नॉर्डिक नेशंस को केवल इसलिए इग्नोर किया जाए क्योंकि वो केवल लाखों में अपनी जनसंख्या गिनते हैं जी, लेकिन 1965 या 70 तक चीन में जो लिटरेसी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था वो भारत से कहीं अधिक था। और ये तो नहीं कहा जा सकता कि हमारी नेतृत्व को चीन के बारे में मालूम नहीं था। तो मतलब जब हम मूल्यांकन के दौर में हैं तो हमें श्रद्धापूर्वक मूल्यांकन करना जरूरी है। अगर हम अपने इतिहास की कमियों को नहीं समझने की कोशिश करेंगे केवल श्रद्धा के कारण, तो फिर वो हेगियोग्राफी हो जाती है। और उसका जो एक्सट्रीम वर्जन वो है कि फिर इनको मिटाई दिया जाए। तो मुझे लगता है कि वी हैव टू डेवलप अ न्यू ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टफुल क्रिटिक, और वो अधिक नहीं है। हाँ, लेकिन विजय भाई उसमें भी कॉन्टेक्स्ट तो फिर भी देखना ही पड़ेगा। जो चाइना का नेशनल रेवोल्यूशन 1911 में हो जाता है, 1949 में नहीं होता है। 1911 में एक खास तरह की सॉवरेन सरकार उनकी आती है, और जब 1949 में उनका दूसरा रेवोल्यूशन होता है तब उनकी 52% ऑलरेडी है लिटरेसी। तो वो जब शुरुआत करते हैं तो वो 52% के बेस पे करते हैं। हमारी लिटरेसी जो है वो 14% है, 200 साल के ब्रिटिश उसको। तो हमारा जो बेस लाइन है वो 14% का है और महिलाओं पे 9% का है। और चाइना में और डेमोक्रेसी की तो फिर पूरी अलग कहानी है जब इंडिया चाइना को कंपेयर करेंगे, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट आएगा तो करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद लिटरेसी एक हमारी बहुत बड़ी हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिटी की कमजोरी रही है। और ये मानना हमारे नेताओं का था, थोड़ा सा थिंकिंग रही होगी कि लिटरेसी विल पावर का मसला है,
लेकिन ये विल पावर के अलावा एक रिसोर्सेज का मसला होता है, इन्वेस्टमेंट का मसला होता है। तो आपको सोचना होता है कि इसमें कितना इन्वेस्ट करेंगे। जब ये मौलाना आजाद जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तो इस पर बहुत पूछते थे एजुकेशनिस्ट पे, और एक एजुकेशनिस्ट ने उनको बताया कि 400 करोड़ आपको लगेंगे अगले 40 साल में 100% लिटरेसी लाने में। और हमारा एजुकेशन का बजट 1 करोड़ था, जो कि जब इंडिया आजाद हुआ था एनुअल, और वो साल भर के बाद में 100% बढ़ के 2 करोड़ हुआ। इतनी बड़ी इंक्रीज हमारे इतिहास में कभी हुई नहीं है। तो एक बहुत कॉन्स्ट्रेंट्स भी थे, लेकिन ये एक लिमिटेशन भी है जिसे हमें बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। नहीं, जो विजय कह रहे हैं वो एसेंशियल बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज भी देखिए, हमको लीप अगर लेनी है, हिंदुस्तान को अगर लीप लेनी है, तो उसको इस ढंग के बहुत कंस्ट्रेंट्स को बहुत शॉर्ट टाइम में ओवरकम करना पड़ेगा। उसको, और इसके लिए बहुत तरह के क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। वो पास्ट में भी ढूंढे जाने चाहिए थे, आज भी ढूंढे जाने चाहिए। इसलिए उन सवालों के बारे में बात होनी चाहिए, जरूर बात होनी चाहिए, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। और जब उसकी बात करेंगे तो हम बहुत तरह की लिमिटेशंस की बात भी कर पाएंगे, जो हमको करना ही चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि ना तो वो सारी अचीवमेंट्स जवाहरलाल नेहरू की पर्सनल हैं, और ना सारी फेलियर्स जवाहरलाल नेहरू की पर्सनल हैं। तो वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बोला है ना, कि ये एक तो दिस टेंडेंसी टू पर्सनलाइज हिस्ट्री, you know, वो that's, I mean, it's necessary for the masses because they individualize history, लेकिन there are wider social trends. तो वो बिल्कुल, I totally agree with you. And by the way, मैंने पहले जो बोला, I was not implying, मुझे बाद में समझ में आया, I was not implying कि either अजीत जी और सलील जी are engaging in hagiography. नहीं, आपका तो क्रिटिक भी साथ ही साथ था। हाँ। लेकिन आई एम सेइंग कि आजकल जनरल टेंडेंसी जो है ना, वो इट्स आइदर हेगियोग्राफी और बिलिफिकेशन, एंड वी हैव टू मूव इनटू द मिडिल ग्राउंड। यू नो, एक तरफ पूजा करते हैं, दूसरी तरफ पत्थर मारते हैं, बीच में कुछ है ना। श्योर, एब्सोल्युटली। मुझे भी कुछ इस पे टिप्पणी करनी है, आप तीनों को संबोधित करते हुए खास तौर से। जी। मुझे लगता है कि एक तो एज कंसेप्चुलाइजर ऑफ दिस सीरीज, इसमें जो विजय जी और अजीत जी ने कहा बाद में कि वो एक अलग सवाल है विकास वाला, उस पे अलग से पूरी विस्तार से बहस होनी चाहिए। तो इसमें सुभाष की जो अंडरस्टैंडिंग थी नेताजी बोस की प्लानिंग के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में, उसी तरह से गांधी / कुमारप्पा की जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसी तरह से सोशलिस्ट की अंडरस्टैंडिंग जो आजादी के बाद धीरे धीरे मार्क्सिस्ट फ्रेम से एक तरह से गांधीयन सोशलिस्ट फ्रेम उसको कह सकते हैं, जो कुमारप्पा के ज्यादा करीब कहा जा सकता है बजाय जो है मॉडर्निस्ट कम्युनिस्ट वामपंथी डेवलपमेंट के। तो ये सब डिबेट रही हैं, और सोशलिस्ट और गांधीयन ट्रेडिशन में कुछ लोग रहे हैं जो नेहरू के डेवलपमेंट मॉडल प्लानिंग संबंधी बहुत वोकल क्रिटिक रहे हैं। विजय जी भी उससे परिचित है, हम सब लोग परिचित हैं। लेकिन आज की बातचीत का संदर्भ था कि राष्ट्रीयता के जो दावेदार हैं वो राष्ट्रीयता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। राष्ट्रीयता के बारे में उनकी समझ भोथरी है, राष्ट्रीयता के बारे में उनकी जो समझ है वो राष्ट्र नहीं, राष्ट्र की इकोनॉमी, राष्ट्र के समाज, सबके वो तोड़क हैं। इस संदर्भ में जो राष्ट्रीयता की विचारधारा है उसके विभिन्न तत्व हैं, इस पे हम लोग चूंकि बात कर रहे थे, इसलिए प्लानिंग पे ना तो उनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पे बहुत विस्तार से बात हो पाई और ना ही उनके क्रिटिक के बारे में। तो मैं नहीं जानता कि अपन किसको कहें, लेकिन उनका जो पक्ष है प्लानिंग वाला, उसके लिए प्रोफेसर मुनगेकर से बात हुई है, कॉन्टेक्स्टलाइजिंग नेहरू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लानिंग के बारे में। ही हैज एग्रीड टू स्पीक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो अकेले उनके साथ करना है या क्रिटिक भी उनके साथ ही करना है, इस पे आप विद्वान लोग अपना जो भी सुझाव देंगे
अभी या बाद में, उस हिसाब से प्लानिंग वाले पहलुओं पे भी बात होगी, और उसको सिर्फ एक ऐतिहासिक एकेडमिक ढंग से ना करके, जो अजीत कह रहे थे कि क्रिएटिव लीप्स कैसे लेनी है, फ्यूचरिस्टिक। अक्सर विजय जी जो भी बात करते हैं वो पूछते हैं कि इसका फ्यूचरिस्टिक व्हाट इज इट एडिंग टू, और इससे क्या निकलेगा। तो वो मुझे लगता है कि वो सबको मिलके वो कंसेप्चुलाइजेशन में मदद करनी चाहिए, ताकि हमारी बातचीत का तेवर में एक फ्यूचर की क्या संभावनाएं हैं, उसके दिशा संकेत क्या हैं, ये भी हो। अभी इतना ही कहना है मुझे। विजय जी, थैंक यू फॉर एब्सोल्यूट, जिसको बोलते हैं ना कि जो सीरीज एडिटर का जो कमेंट है, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस बैक टू व्हाट वाज सपोज्ड टू बी टुडेज फोकस। मैं थोड़ा सीरीज के फोकस पे स्टे कर गया था, लेकिन क्योंकि अब हम आखिरी 2-4 मिनट में हैं, तो एक तो मैं कहना चाहता हूं कि we had 2 outstanding conversations today. अजीत जी ने जिस प्रकार से समझाया एक तरह से हम लोगों को कि ये जो बिल्कुल स्टॉक फ्रेज बन गई है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसका मतलब क्या है, एंड यूनिटी बीइंग कंफ्यूज फॉर एग्रीगेशन, वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है ना। एग्रीगेशन इज नॉट इक्वल टू द सोल, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझा, मैं उनके शब्दों में समझा नहीं सकता, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। और बाद में जब आपने जो 2 कंपीटिंग आइडियाज ऑफ नेशनहुड थे फ्रॉम द मेन वन दैट वाज अडॉप्टेड, उसके बारे में बात की, और बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी क्लैरिफिकेटरी फॉर अ ले पर्सन लाइक मी। एंड उसके बाद सलिल जी, आपने पर्टिकुलरली जो बेबी एंड बाथ वाटर वाला मेटाफर यूज किया, वो मतलब it was really tremendous. I had to resist myself from interrupting you and saying तालियां तालियां. This ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है कि एक जो क्या इपॉक चेंजिंग आइडिया का जो फ्लो हो रहा है, उसको आप पार्स करें, उसको अनपैकेज करें. As you said that Nehru did, he unpackaged modernity into that which is progressive and that which is aggressive, and he wanted us to adopt the progressive parts of modernity. ये बहुत बहुत ही अहम पॉइंट है. Thank you so much.